हेलो व्यूवर्स, मैं पूजा त्रिपाठी आपका टेक्नो स्टडी 7.2 में स्वागत करती हूँ। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूवर्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े। तो व्यूवर्स, हम पढ़ रहे थे समास। मैंने आप लोगों को बताया था कि पदों के मेल को समास कहते हैं और पदों के जो विच्छेद होते हैं उन्हें समास विच्छेद कहते हैं। अगर हमें समास जानना है तो उसके लिए हम उस पदों को अगर विच्छेद कर देंगे तो हमें समास मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो समास पढ़ लिए हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, और दूसरा कर्मधारय, ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं। अब तीसरा है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास को पहचानने की टेक्निक ये होती है कि जिस समास के पदों में विशेष्य तथा विशेषण, विशेष्य तथा विशेषण। अब विशेष्य आप जानना चाहेंगे क्या होता है, तो पहले मैं आपको विशेषण बता देती हूँ। विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से, मतलब जो भी शब्द हो, उस शब्द से हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जो भी शब्द हमें बताता हो, वो होता है विशेषण। जैसे आप लाल, लाल, काला, पीला, हरा, सुंदर, अच्छा, बुरा, ये सब है विशेषण के शब्द। समझ में आ रहा है व्यूवर्स? ये है आपके विशेषण के शब्द। मतलब जिस शब्द से, मतलब आप किसी की वह बहुत सुंदर है, तो सुंदर जो है वो एक विशेषण का पद है, ठीक है। और अब कहते हैं जिस शब्द से जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, जैसे राम की विशेषता बता रहे हैं, श्याम की विशेषता बता रहे हैं, तो ये है विशेष्य हमारा। तो इसी तरीके से जिस समास के पदों में विशेष्य और विशेषण अथवा उपमेय तथा उपमान, अब वैसे ही जैसे आप विशेष्य और विशेषण होता है, वैसे ही उपमेय तथा उपमान होते हैं। उपमान जिस शब्द से हम उसकी तुलना करें, उपमान का अर्थ, और जिसकी तुलना करें वो है उपमेय। जैसे इसमें विशेष्य और विशेषण है। विशेषण जिस शब्द से, मतलब लाल, काला, पीला, बड़ा, छोटा, सुंदर, खराब, ये सारे हो गए आपके विशेषण। और जिस किसी की हम वो तुलना करें वो है आपका विशेष्य। जैसे राम, श्याम, वो आसमान, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी विशेष्य। वैसे ही उपमेय तथा उपमान है। उपमान में आप लाल, काला, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इनका संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब जैसे हम आपको उदाहरण के द्वारा समझा देते हैं। जैसे है पीत सागर। अब ये जो सागर है, अगर हम इसका विच्छेद कर देंगे तो ये दो शब्द हो जाएंगे, पीत और सागर। ये होगा आपका क्या बोलते हैं, समास विच्छेद। तो ये दोनों अलग हो गए। अब सागर क्या हो गया? सागर हो गया आपका विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। और पीत मतलब किस, सागर कैसा है? पीला है। तो ये हो गया आपका विशेषण। तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। ऐसे ही दूसरा है आपका महाकाव्य। काव्य तो कई हो सकते हैं, सिंपल काव्य हो सकते हैं, लेकिन महाकाव्य मतलब वो महान काव्य है, मतलब जिसमें बहुत गौरव गाथा लिखी हो, वो है आपका महाकाव्य। तो इसको अगर हम समास विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा महा और काव्य। अब काव्य क्या है? ये हो गया आपका विशेष्य, मतलब इसकी हमें विशेषता बतानी है कि काव्य कैसा है। अब आपको बताना है कि काव्य कैसा है, तो इसका विशेषण हो जाएगा महा, मतलब महान। जो है महान वो है महाकाव्य। ऐसे ही 3-4 उदाहरण आप कर सकते हैं, ढूंढ के आप उसको टेक करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि वो कर्मधारय समास है। अब हम देख लेते हैं द्विगु समास। अब द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में प्रथम पद, मतलब जो भी पहला शब्द है, जो भी पहला पद है, वो होता है संख्यावाची। मतलब कहीं पर भी आपको संख्या मिल जाए, मतलब संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, ये सारी चीज़ें जो हैं वो संख्या है, आपको पता ही है। प्रथम पद संख्यावाची होता है, वो होता है द्विगु समास। मतलब कहीं पर भी आपको संख्यावाची शब्द मिल जाए तो वो है आपका द्विगु समास। और वहाँ पर अगर संख्या है तो एक संख्या के लिए एक का तो यूज़ होगा नहीं। अगर राम बोल दिया तो राम ही हो जाएगा ना, उसमें दूसरी चीज़ को तो ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उसमें समूह का बोध होगा, मतलब एक से अधिक होगा, तो उसमें समूह का बोध होगा, तो वो होगा आपका द्विगु समास। जैसे पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह, 5 पात्रों का समूह। अब 5 पात्र कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। दूसरा हो गया आपका त्रिभुवन, इसमें 5 ले लिया, ये संख्या शब्द है, और ये मतलब 3 त्रिभुवन, 3 भवन का समूह।
तो व्यूअर्स अब देख लेते हैं हम लोग बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कैसे पहचानेंगे? अब देखिए, आपने पढ़ा पहले अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, और पहला पद अव्यय भी होता है। मैंने कहा आपको मैं अव्यय की मैं आपको कुछ चीज़ें दे दूंगी जिससे आपको तुरंत मतलब देखते ही जान जाएंगे कि ये शब्द अव्यय है, आपको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही और तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो दूसरा पद होता है, पहला पद नहीं लेकिन दूसरे पद की प्रधानता होती है। और ऐसे ही आपका बहुव्रीहि समास है। अब एक में अव्ययी में पहला पद, तत्पुरुष में दूसरा पद और बहुव्रीहि में आपको तीसरे पद की प्रधानता, मतलब दो ही पद होते हैं लेकिन तीसरे पद किसी अन्य पद की ही प्रधानता होती है जो उसमें नहीं दिखाई देते हैं, उस पद की प्रधानता है, तो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। और इसमें किसी अन्य पद का अर्थ प्राप्त होता है, मतलब इसमें अर्थ जो है जो लिखा होगा उसका नहीं बल्कि किसी तीसरे का ही अर्थ देंगे, तो वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। जैसे वीणा पाणी, अब वीणा पाणी है। अब आपने इस शब्द को तो जान लिया लेकिन आपको इसका अर्थ जानना यहाँ पे ज़रूरी है। वीणा पाणी कौन है? वीणा पाणी माता सरस्वती के बारे में बोला जाता है, क्योंकि उनके हाथ में वीणा होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि उनके हाथ में वीणा दिया गया है, तो इसलिए वो हो गई वीणा पाणी। तो ये हो गया आपका सरस्वती का परिचायक है ये। चक्रधर, जिसके हाथ में चक्र हो, जैसे अपने यहाँ देखते हैं चक्र किसके हाथ में है, तो चक्र है विष्णु के हाथ में। तो ये यहाँ पर दिया गया है चक्रधर, मतलब जिसके हाथ में चक्र हो, लेकिन कौन चक्र धारण करता है, तो विष्णु धारण करते हैं। इसमें किसी तीसरे ही पद की प्रधानता हो रही है और ये किसी अन्य पद का ही अर्थ प्राप्त कर रहा है। चलिए कुछ नोट देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है। ये नोट करने के विशेषण मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि विशेषण क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है विशेषण। और बहुव्रीहि समास में प्रथम पद द्वितीय पद दोनों पद अपने से अलग किसी तीसरे पद के ही विशेषण होते हैं। मतलब ये दोनों पद जो हैं, जैसे चक्रधर है, ये जो दोनों हैं ये किसी तीसरे पद के ही विशेषण है। चक्र भी है और धारण भी करना है, लेकिन धारण कौन कर रहा है चक्र को? विष्णु, मतलब किसी तीसरे पद की ही प्रधानता है, तो वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। अब हम आप देख लेते हैं आखिरी अपना समास, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व का अर्थ आप जानना चाहिए आपको कि द्वंद्व का अर्थ क्या है। द्वंद्व का अर्थ है दो जोड़ा, मतलब इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो शब्द होते हैं और उन्हें मिलाकर के एक कर दिया जाता है, तो वो हो जाता है द्वंद्व। दोनों को जुड़ाव, जो दो जोड़े होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है, वही होता है द्वंद्व समास। अब जब आप इनका विच्छेद करेंगे तो आपको दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जब आप इसका समास विच्छेद करेंगे तब आपको ये दोनों पद मिलेंगे। ऐसे एक में लगता है कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन अलग अलग कर देंगे तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, मतलब उसमें देखिए पहला अव्ययी भाव समास में तत्पुरुष में दूसरा, बहुव्रीहि में तीसरा ही, मतलब उन दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं। और द्वंद्व समास में इनके दोनों जो पद होते हैं, पहला और दूसरा पद, इन दोनों की प्रधानता होती है। अवयव शब्दों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय और या का लोप होता है। मतलब समुच्चय बोधक ये साइन होता है ना, ऐसा समुच्चय बोधक का, उसका ये लोप होता है। मतलब इसका जब समास कर देते हैं, मतलब जब दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये जो शब्द होते हैं, ये जो समुच्चय बोधक चिन्ह होता है, इसका लोप हो जाता है, जिसका अर्थ होता है और या फिर या। अब जैसे राम लक्ष्मण, अब दोनों को देखिए ये समास हुआ है, अब इनको अलग करेंगे तो कर देंगे राम राम, अब इसमें समुच्चय बोधक चिन्ह लग जाएगा आपका और ये हो जाएगा लक्ष्मण। अब इसमें दोनों पद प्रधान हैं, राम भी प्रधान है और लक्ष्मण भी प्रधान है। इसमें किसी ना अन्य की प्रधानता है और राम का अपना अलग अस्तित्व है और लक्ष्मण का अलग अस्तित्व है। ये हो गया। अब पितरों किसे कहा जाता है? ये होता है माता और ये पिता, इन दोनों की प्रधानता है। अब आप इसका अगर समास कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका पितरों। तो व्यूवर्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मैं आपको और वीडियोस देती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ अपना साथ ज़रूर रखिए और अपने दोस्तों को। मैं अपना कोर्स जल्द से जल्द ख़त्म करके यूपी टेट, सी टेट, इन सारी चीज़ों की और अलग से क्लास चला दूँगी और आपको टेस्ट सीरीज़ करा दूँगी, जिससे आपको इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ठीक है व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।